सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु र विशेष गरेर आज सिलगढी स्थित यो सेभरन क्रिस होटेलमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, डुवर्स अनि सिक्किम राज्यका विशेष गरेर जनजाति हुनदेखि छुटिएका जाति समुदायको प्रतिनिधिहरूको आज एउटा सभा, यो पहिलो सभा अनि ऐतिहासिक सभा यहाँ सम्पन्न भयो। अनि यो सभा नितान्त रूपमा यो अराजनीतिक सभा हो। यहाँ कुनै पनि राजनीतिक पोलिटिकल कुरा भएन अनि हामीले कसैलाई पनि पोलिटिकल कोही पनि हामीले पार्टिजहरूलाई पनि बोलायौँ र नितान्त रूपले यो जातीय मा आधारित र विशेष गरेर सिक्किमबाट 12वटा जाति जो आज ट्राइबल हुनदेखि वञ्चित छ, जनजाति हुनदेखि, अनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि डुवर्सबाट 11 जातिहरू जो जनजाति हुनदेखि वञ्चित छ, उहाँहरूको विषयमा आज कुरा भयो र पहिलो यो सभा थियो र हामीले धेरै विषयहरूमा चर्चा भयो। किनभने यो हाम्रो जुन यो माग थियो, यो सिक्किमबाट 12 जातिलाई अनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि डुवर्सबाट 11 जातिलाई जो जनजाति बनाउने मुद्दा यो पूर्ण रूपले संवैधानिक मुद्दा हो र संविधानमा आधारित हामी संविधानलाई शिरमा राखेर कुरा गरेको हौँ र आजको सभाले धेरै विषयहरूमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र त्यसमा विशेष गरेर एथनोग्राफिक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्टमाथि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अनि आजको सभाले एउटा अन्तमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि हामीले जोइन्ट एक्सन कमिटी बनाउने जो ट्राइबल जनजाति बनाउनको निम्ति, अनि यसमा सिक्किमबाट 5 जना अनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि डुवर्सबाट 5 जना है प्रतिनिधिलाई सदस्यहरूलाई बनाएर एउटा सलिड एउटा टिम बनाएर त्यो टिमले जोइन्ट एक्सन कमिटीको रूपमा काम गर्ने अनि टिम फर ट्राइबल स्टाटस सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ भनेर हामी नामकरण गरेका छौँ र यो टिमले काम गर्नेछ र सिक्किममा आफ्नै प्रकारले धेरैवटा काम भइरहेको छ, धेरैवटा सभा भइरहेको छ। अब जोइन्टली नै लड्छौँ। जसरी नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउँदाखेरि पनि दार्जिलिङ र सिक्किमले जोइन्टली नै काम गरेको थियो अनि लिम्बू तामाङ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउँदाखेरि पनि सिक्किम र दार्जिलिङले जोइन्टली नै गरेको थियो भने आजको पनि यो सामूहिक सभा थियो र अब हामीले यस विषयमा हामी जोइन्टली हामी काम गर्छौँ भन्ने निचोडमा हामी आइपुग्यौँ र हामीले यो कमिटी गठन गरेका छौँ र हामी यो मागलाई लिएर मैले राज्य सरकारको तर्फबाट अनि माननीय राजु बिष्टज्यू अनि उहाँका टोलीले पश्चिम बङ्गालको तर्फबाट धेरैपल्ट भारत सरकारका माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनि माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई अनि माननीय जनजाति मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले अघिबाट नै हामीले यो विषयमा कुरा गरिसकेका छौँ, प्रतिनिधि गरिसकेका छौँ भनेदेखि अब होस् यो कमिटीले पूर्ण रूपले काम गर्नेछ। विशेष गरी यो कमिटीमा सिक्किमबाट डाक्टर एसके राई जो इकोसका चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँलाई बनाएको छ भनेदेखि, अनि त्यसपछि मणिकुमार प्रधान सिक्किमबाट, अनि खिलवर्ण गुरुङ जो अहिले सिक्किम सरकारमा आइजी फायर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले बनाएका छौँ डाइरेक्टर फायर, अनि नारायण खतिवडा हुनुहुन्छ खसका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तै प्रकारले डाक्टर प्रमिला गिरिजी उहाँलाई 5 जना, अनि दार्जिलिङको पक्षबाट श्री एमएस राई जो गोर्खा भारतीय जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जसले दार्जिलिङको टोलीलाई लिड गर्नुहुन्छ उहाँलाई, अनि दीपक प्रधानज्यू जो दार्जिलिङबाटै हुनुहुन्छ, अनि श्री डीबी भुजेलज्यू दार्जिलिङबाटै हुनुहुन्छ, अनि बलबहादुर शर्माज्यू। यसमा हामीले यो जोइन्ट एक्सन कमिटी फर ट्राइबल स्टाटस सिक्किम एन्ड दार्जिलिङको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ हामीले डाक्टर एसके राईलाई आजको है सर्वसमितिले तपाईँको चुनेको छ भनेदेखि भाइस प्रेसिडेन्ट उपाध्यक्षको रूपमा श्री एमएस राईज्यू अनि महासचिवको रूपमा श्री दीपक प्रधानज्यूलाई छानेको छ। यो फ्रेस अप्रोच भनेको जुन प्रकारले ओआरजीआईले आज सिक्किम राज्य सरकारलाई अनि विभिन्न राज्य सरकारलाई जुन पत्रचार गरेको छ कि इथोग्राफिक रिपोर्टमा सुधार गरेर तपाईँले फेरि सबमिट गर्नु भन्ने जुन छ र हामीले यो कमिटीले आज तय गर्यो कि हाम्रो जुन इथोग्राफिक रिपोर्ट चाहिँ एउटा सामूहिक होस्
यसमा कुनै प्रकारको भिन्नता नहोस् भन्ने प्रकारले यो टोलीले काम गर्नेछ। र अब आउने जति पनि कार्यक्रमहरूलाई कसरी तय गर्नुपर्ने, पहिला त हाम्रो राज्यमा जस्तो प्रकारले इकोसले गर्दै थियो, सिक्किम राज्यमा इकोसको तर्फबाट चेयरम्यान थियो, उहाँले डाक्टर एसके राईज्यू नै उहाँको चेयरम्यान हुनुहुन्छ इकोसको, उहाँले त्यो प्रकारले गर्दै। तर अब दार्जिलिङमा आफ्नै प्रकारले गर्दै थियो भने अब हामीले जोइन्टली गर्नको लागि यो टिम बनाउनु अनिवार्य थियो। त्यसको लागि केन्द्र सरकारबाट पत्रचार भएको थियो। त्यसपछि हामीले राज्य सरकारबाट त्यसको क्ल्यारिफिकेसन पठाइसकेको छ र हामीले सिक्किममा माझी कम्युनिटीलाई पनि जनजाति बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। दुवै क्षेत्रमा यो लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको राजनीतिक मुद्दा हो। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि सरकारको पक्षबाट पनि केन्द्रको भाजपा सरकारसँग राम्रो सुसम्बन्ध छ, भाजपाको एमपी दार्जिलिङबाट छँदैछ। यो हिसाबमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अथवा इच्छा शक्ति कतिको देख्नुहुन्छ केन्द्र सरकारको? विशेष गरेर आज जुन प्रकारले हामीले सामूहिक रूपमा आज जुन हामीले एउटा ऐतिहासिक सभा गऱ्यौँ र यो सभाबाट नै तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ कि केन्द्र सरकार यो विषयमाथि छुटेका जातिहरूलाई जनजाति बनाउनु कति उहाँहरू इच्छुक छन् भन्ने कुरा यहीबाट बनाउँछ। किनभने यदि केन्द्र सरकारको इच्छा शक्ति नभएको भएदेखि हामीले यो सभा नै गर्थेन। किनभने म जहिले पनि केन्द्र सरकारकोमा जाँदाखेरि म माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म भेट्छु, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म भेट्छु, माननीय ट्राइबल मिनिस्टरलाई भेट्छु अनि अरू पनि माननीय मन्त्रीगणलाई भेट्छु। त्यति बेला उहाँहरूको एकदम पोजिटिभ मतलब एप्रोच भएकोले गर्दा, उहाँहरूले पोजिटिभ उहाँको दृष्टिकोण भएकोले गर्दा हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ। दुवै क्षेत्रमा यो लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको राजनीतिक मुद्दा हो। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि सरकारको पक्षबाट पनि केन्द्रको भाजपा सरकारसँग राम्रो सुसम्बन्ध छ, भाजपाको एमपी दार्जिलिङबाट छँदैछ। यो हिसाबमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अथवा इच्छा शक्ति कतिको देख्नुहुन्छ केन्द्र सरकारको? विशेष गरेर आज जुन प्रकारले हामीले सामूहिक रूपमा आज जुन हामीले एउटा ऐतिहासिक सभा गऱ्यौँ र यो सभाबाट नै तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ कि केन्द्र सरकार यो विषयमाथि छुटेका जातिहरूलाई जनजाति बनाउनु कति उहाँहरू इच्छुक छन् भन्ने कुरा यहीबाट बनाउँछ। किनभने यदि केन्द्र सरकारको इच्छा शक्ति नभएको भएदेखि हामीले यो सभा नै गर्थेन। किनभने म जहिले पनि केन्द्र सरकारकोमा जाँदाखेरि म माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म भेट्छु, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म भेट्छु, माननीय ट्राइबल मिनिस्टरलाई भेट्छु अनि अरू पनि माननीय मन्त्रीगणलाई भेट्छु। त्यति बेला उहाँहरूको एकदम पोजिटिभ मतलब एप्रोच भएकोले गर्दा, उहाँहरूले पोजिटिभ उहाँको दृष्टिकोण भएकोले गर्दा हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो एउटा टिम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो काम गरेको। र केन्द्र सरकार माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री यी छुटेका जातिहरूलाई जनजाति बनाउनेमा उहाँहरू पुरा एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ। उहाँहरू एउटा प्रश्न हाम्रो एमपी साहबलाई पनि गर्न चाहन्छु है। आजको बैठकमा खरसाङका विधायक अनि कालिम्पोङको विधायक उपस्थिति देखिएन। उहाँहरूलाई ननिम्ताइएको हो कि उहाँहरू नआउनु भएको? सरले पनि भनिसक्नुभयो, यो जनजातिको मुद्दा कुनै पोलिटिकल मुद्दा होइन, यो एउटा जातीय मुद्दा हो, हामीहरूको सामाजिक मुद्दा हो र भारतका संविधानले जुन प्रकारको अधिकार र जुन प्रकारको न्याय सबै नागरिकमाथि समान रूपमा जुन हेर्ने एउटा जुन दृष्टिकोण छ, त्यही प्रकारले भारतको संविधानको अन्तर्गत भारतमा बसोबास गर्ने र विशेष गरेर दार्जिलिङ र सिक्किमको जनताले पनि न्याय पाउनुपर्छ। यो जनजाति हामीहरू थियौँ, हामीहरूसँग बसिएको हो, पुनः हामीहरूलाई जनजातिको स्टेटस मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ भनेर यो सभा हो। र म सम्पूर्ण पत्रकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आजको यस राम्रो वातावरणमा कुनै प्रकारको पोलिटिकल प्रश्न नगर्नु होला। मलाई लाग्छ त्यसले जुन बाटोमा हामीहरू हिँड्न चाहँदैछौँ सायद त्यसमा अझै प्रबल शक्ति दिनेछ। आरजीआईको कुरा गरेँ, बारबार दार्जिलिङतिरबाट पनि आरटीआई गर्दाखेरि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यो डिमान्डलाई उनीहरूले खारिज गरिसकेको छ। दिनु हो अनि जतिवटा कन्डिसन्स चाहिन्छ, 5वटा कन्डिसन्स ट्राइबलहरूको लागि, त्यो 11 कम्युनिटी सिक्किममा 12 कम्युनिटी त्यो फुलफिल गर्दैन भन्ने उहाँको आधार छ। त्यसलाई तपाईँहरू कसरी एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ? यदि आरजीआईले ओआरजीआईले खारिज नै गरेको भनेदेखि उहाँले स्ट्रेट रूपमा नै अब हुँदैन, यो माथि कुरा नउठाऊ भन्नु पर्थ्यो। तर आज आरजीआईबाट नै यी विभिन्न विषयहरूमाथि आज तपाईँहरूले काम गरेर अझै पनि यसलाई सुधारेर
के गर्न सक्छ इमिडिएटली सब्मिट गर, नयाँ प्रपोजल सब्मिट गर भनेर जब आएपछि त उहाँहरूले त इग्नोर गरेको छैन नि त है। पहिलाको रिपोर्टलाई खारिज गर्यो होला, तर हाम्रो मुद्दालाई खारिज गरेको होइन नि, मुद्दालाई चाहिँ खारिज गरेको होइन। तपाईँले एउटा भन्नुहोस् त्यो जुन चाहिँ थियो त्यति बेलाको रिपोर्टलाई गर्यो होला, तर मुद्दा तपाईँहरू चाहिँ यी जातिहरू चाहिँ ट्राइबल हुनु सक्दैन भनेको होइन, तर अझै नयाँ प्रपोजल बनाएर तपाईँहरू बुझाउ भन्ने जब पत्रचार भएपछि हामीले यो काम थालेको हो। यो मुद्दालाई खारिज गरेको होइन उहाँहरू चाहिँ। फर्स्ट टार्गेट चाहिँ तपाईँको दुईटै स्टेटको इथनोग्राफिकल रिपोर्ट चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भने त्यो माथि पनि हामी कमिटी बनाउँछौँ है। इथनोग्राफिक तपाईँको रिपोर्ट कमिटी भनेर त्यो बनाउँछौँ र त्यो रिपोर्ट कमिटी बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ जोइन्ट एक्सन कमिटीलाई हामीले आजको सभाले दिएका छौँ। अनि यही अब जोइन्ट एक्सन कमिटीले तय गर्नेछ कि उहाँहरूले कति बेला भेट्ने, कहाँ भेट्ने, कसलाई भेट्ने उहाँ तय गर्नेछ। त्यसपछि हामी पोलिटिकल्ली जो चाहिँ म राज्यको मुख्यमन्त्री भएको नातामा अघिबाट पनि मैले भेटिसकेको छ माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई, ट्राइबल मिनिस्टर भेटेको छौँ, यो माथि कुरा राखेका छौँ। मैले मेमोरेन्डम चढाएको छौँ धेरैपल्ट, जतिपल्ट पनि मैले भेटेँ मैले चढाएको छौँ। मैले खालि तपाईँको सिक्किमको मात्रै ट्राइबल हुनुपर्छ भनेको छुइनँ। जसरी लिम्बू र तामाङ जातिहरू पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किमका ट्राइबल भए, त्यसरी नै अरू छुटेका जातिहरूलाई पनि सिक्किम अनि है तपाईँको वेस्ट बेङ्गालका है यी जातिहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ भनेदेखि जस्तो प्रकारले हाम्रो राजु विष्टज्यूले उहाँले आफ्नो पक्षबाट केन्द्र सरकारलाई भन्नुपर्ने कुरा, अनि त्यस्तै प्रकार हाम्रो डिटी लेप्चाज्यूले हाम्रो राज्यसभा सांसदले उहाँले आफ्नो पक्षबाट, अनि हाम्रो डाक्टर इन्द्रहाङ सुब्बाज्यूले आफ्नो पक्षबाट उहाँले कुरा राख्नेछ। हामीले त्यो रिपोर्ट बनाउनको लागि एउटा कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी हामी बनाउँदैछौँ राज्य सरकारको तर्फबाट। अनि त्यो एक्सपर्ट कमिटीलाई सघाउने चाहिँ सबै जातिहरूले सघाउनु पर्यो, आफ्नो आफ्नो रिपोर्ट उहाँहरूको माथि पेश गर्नु पर्यो र त्यसपछि फिल्डमा गएर सर्वे गरेर हामीले अब उहाँहरूलाई कति तय गर्नु पर्यो यो जोइन्ट एक्सन कमिटीले तय गर्नेछ। नेतृत्व में और जहां सिक्किम के राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, सिक्किम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, सिक्किम के विधायकगण, सिक्किम सरकार के कुछ प्रशासन के अधिकारीगण, साथ ही दार्जिलिंग के विधायक और कालचिनी के हमारे विधायक, और साथ ही जो 12 जनजाति की डिमांड पे जो कमिटी काम कर रही है सदस्य सिक्किम में, उनके सभी पदाधिकारी, इसी तरह छूटे हुए 11 जनजाति के विषय में जो संस्था काम कर रही है उनके पदाधिकारी, और वैसे अन्य संस्थाएं भी हैं जो ऑलरेडी इस जात गोष्ठी विषय पे काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों की एक ऐतिहासिक सभा हुई है। मैं ऐतिहासिक ये शब्द जानबूझ के प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा विश्वास है भविष्य में जा करके जिस कार्य के लिए हम जुटे हैं वो सफल होगा और इस क्षेत्र की जनता आज की इस ऐतिहासिक दिन को याद करेगी। और आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी लंबी चर्चा हुई और हम सब ने ये तय किया है क्योंकि ये हमारा मुद्दा एक है और भारत के संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे दार्जिलिंग तराई डूवर्स हो, यहाँ की जनताओं को भारत के संविधान के अंतर्गत न्याय मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत लंबा समय तक चर्चा हुआ। और कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि जो भी हमारा एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट है, सिक्किम ने भी तैयार किया है, दार्जिलिंग का भी तैयार है, उसको हम आपस में एक्सचेंज करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न कल को आरजीआई का या किसी और डिपार्टमेंट का न हो, यह हमने तय किया है। और इस पूरे प्रोसेस को क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री का समय नहीं ले सकते, तो हमने ये भी तय किया है और एक जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर ट्राइबल स्टेटस, ऐसी एक कमिटी की घोषणा की है जिसमें 5 लोग सिक्किम से हैं और 4 लोग दार्जिलिंग से हैं। इसके साथ ही एथनोग्राफी रिपोर्ट बनाने के लिए भी एक जो है 11 करीब 11 और 12 करीब 11 करीब 22 लोगों की जो है एक टोली भी इस सभा के अंदर में उसकी भी घोषणा हुई है। कुल मिला के कई बार आरजीआई के कुछ रिप्लाई आते हैं, कुछ पत्राचार आते हैं और कई तरह के प्रश्न कई बार उठते हैं। सामान्यतः कई बार ये कहा जाता है
कि अगर इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखाओं को जनजाति का स्टेटस मिल जाता है तो इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। इस सभा में डिटेल में चर्चा हुई कि अगर इन्फ्लक्स बढ़ता है, वो हमारी मांग संवैधानिक मांग है, उसका इन्फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्लक्स होता है, उसको रोकने का काम बीएसएफ का, पुलिस का, सरकार का है। लेकिन उसके लिए जो अधिकार से जो लोग वंचित है, उनको लंबे समय तक जो है बंदी के रूप में उनको वंचित नहीं रखा जा सकता। और ऐसे तमाम, और आरजीआई का बार बार एक रटा रटाया जो रिप्लाई आता है, उसको भी काउंटर करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो भी करने का तय हुआ है। कुल मिला के गोरखा कभी हिल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे, और हमारी आदतें, हमारे रहन सहन और हमारा जो रीति रिवाज है वो आदिवासी जनजाति जैसा ही है। तो मुझे लगता है आज जो ये कमेटी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, उसमें तेजी से काम करेगी। और जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, जब तक इस क्षेत्र में रहने वाले जनता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनकी आवाज बन के हम बार बार सदन का भी दरवाजा खटखटाते रहेंगे। और हमारा मकसद साफ है कि हमारी जनता को न्याय मिले। और बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई, और मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, ये कोई पॉलिटिकल जनसभा या सभा नहीं थी। ये एक सामाजिक तौर पे, शुद्ध रूप पे जो है जात गोष्ठी को लेकर के विषय था, और इसके अंदर में किसी तरह की पॉलिटिकल चर्चा हमने नहीं की। ये भी आपको मैं स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये ज्वाइंट कमेटी के फ्रेश तरीके से आरजीआई को फिर डिमांड रखेगी अपने पास? देखिए, आरजीआई को फ्रेश तरीके से रखना जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इसमें और विस्तार से बताना चाहता हूँ। आरजीआई को रिप्लाई देने के लिए हमारे पास बहुत है, और आरजीआई का जो प्रश्न भी आता है वो भी अपने आप में उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। जैसे मैंने एक विषय आपके सामने रखा, अगर आरजीआई ये कहता है कि इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, भाई हमारी मांग तो संविधान से जुड़ा हुआ है। इन्फ्लक्स बढ़ रहा है तो फिर आरजीआई क्या कर रहा है? सेंसस वो आरजीआई देखता है, भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो मुझे लगता है जिस तरह का उत्तर का जवाब आरजीआई से आता है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और लेकिन हमने ये तय किया है कि हमारे पास सारे दस्तावेज है, सब कुछ है, फिर भी जिस दिन सरकार निर्णय करे उसके बाद हमको जो समय लगना चाहिए था वो हम बचाना चाहते हैं। इसीलिए एक कदम आगे होकर के हम आपस में एक दूसरे के रिपोर्ट को एक्सचेंज करके, अगर कहीं त्रुटि है, कहीं कमी है, और जो आरजीआई के भी जो मॉडलिटीज क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रख करके जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। मैं फिर आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये मॉडलिटीज की, क्राइटेरिया की बार बार बात आती है, लेकिन ये वही मोदी की सरकार है, ये वही एनडीए सरकार है। 2014 में आते ही गोरखाओं को ये संवैधानिक मांग उनको मिले, उनको ये न्याय मिले, इसके लिए क्राइटेरिया चेंज करने के लिए भी कमेटी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने विरोध किया, इसलिए वो रह गया। फिर उसके बाद 2026 में जाकर के कमेटी बनी, और जो कमेटी सिरिंग की जो कमेटी है लास्ट में जो जिन्होंने हेड किया, उनकी जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट है, साफ बताता है कि गोरखाओं को ये एसटी थे उनको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने ये विषय सदन में भी रखा था, मैं मुख्यमंत्री से अनुमति लेके फिर कहना चाहता हूं, गोरखा बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया है, और ये हमारा इतिहास ये बताता है, जबकि बॉर्डर ने हमको क्रॉस किया है। इसीलिए इन्फ्लक्स का कोई भी विषय इस तरह का नहीं आता। इससे पहले और जो कमेटी सिरिंग की जो कमेटी है लास्ट में जो जिन्होंने हेड किया, उनकी जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट है, साफ बताता है कि गोरखाओं को ये एसटी थे उनको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने ये विषय सदन में भी रखा था, मैं मुख्यमंत्री से अनुमति लेके फिर कहना चाहता हूं, गोरखा बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया है, और ये हमारा इतिहास ये बताता है, जबकि बॉर्डर ने हमको क्रॉस किया है। इसीलिए इन्फ्लक्स का कोई भी विषय इस तरह का नहीं आता। इससे पहले भी आप सदन में बात अपनी उठा चुके हैं और मुख्यमंत्री साहब भी बैठक कर रहे हैं। अब जब आप दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि इसका परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है? ऐसा है, हमें लगा कि सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, सोच रही है। जब सरकार सोच रही है तो मुझे लगता है हमको सोना नहीं चाहिए।
तो सरकार से आगे चलना ये हमारा भी फर्ज बनता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी का निवेदन था कि हम ज्वाइंटली एक बार बैठ के चर्चा करें, तो वो चर्चा आज विस्तार रूप से हुई है। ट्राइबल ट्रेड ओआरजी का मेन कंटेंशन था कि ट्राइबल ट्रेड फुलफिल नहीं कर पाए, तो ट्राइबल ट्रेड को कैसे फुलफिल कर पाएंगे? ऐसा है, जो गोरखा समुदाय है हम सब कुछ फुलफिल करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आरजीआई में जो एक मॉडलिटी क्राइटेरिया, एक रटा रटाया जो रिप्लाई है वो आज भेज देता है। हम दुर्गा पूजा नहीं मनाते, हम दशहरे का टीका लगाते हैं। अब जाकर के आरजीआई को एक एक विषय तो नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए हमारे लोग इस पूरे सदन में जो आज थे यही काम करेंगे कि हम क्राइटेरिया में कैसे फिट होते हैं और हमारा क्या अधिकार है और उसको आरजीआई को किस तरह से देखना चाहिए, इन सब विषयों पे काम करेंगे। कुल मिला के ये विषय राजनीतिक भी है और सरकार की विल पावर है तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि लिंबू तामंग का जब हुआ तब भी सरकार का विल पावर था, उस समय आरजीआई आड़े नहीं आया, तो आज भी आरजीआई को आड़े नहीं आना चाहिए। सेंटर से ग्रीन सिग्नल टाइम लिमिट किया गया है। सेंटर से ग्रीन सिग्नल 2014 से है, क्योंकि बार बार संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिख के दिया है, बार बार मोदी जी ने एक एक जात गोष्ठी का उच्चारण करके ये मन से घोषणा किया है, लेकिन सरकार ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा सरल रास्ता मिले जिससे जो है मैं गोरखाओं को न्याय दूं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, भारत सरकार पूरी तरह गोरखाओं के साथ, इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम आदिवासी, राजवंशी, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, कोच, मेचे, टोटो सबके साथ है, नॉर्थ बंगाल के साथ है, सिक्किम के साथ है। और जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक पूरे सूबे के मुख्यमंत्री जिनका नेतृत्व हमको मिला और हम सबको गर्व है गोरखा होने के नाते, नेपाली भाषी होने के नाते, एक हमारे मुख्यमंत्री जो 100% गोरखा और नेपाली भाषी हैं, उनका नेतृत्व मिलने से हम सबको भी गर्व है और उनके नेतृत्व में ये काम जल्द पूरा होगा, ये पूरा विश्वास हम सबको है। टाइम लिमिट किया गया है कि ऐसा एक टाइम लिमिट भी मुख्यमंत्री जी ने वैसे नहीं बताया, मैं बता देना चाहता हूँ। 2026 में क्या आपको पता है, डिलिमिटेशन है। मुख्यमंत्री जी ने यह टारगेट दिया हम सबको कि उससे पहले ये काम फतेह करो। फतेह मतलब रिपोर्ट बनाना नहीं, उससे पहले पार्लियामेंट में ये बिल पारित करके दिखाओ। तो ये टारगेट भी हमने इंटरनली लिया है, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु की माया। मुख्यमंत्री, सिक्किम सरकार की ओर से अब क्या रोल रहेगा? हमारा माननीय सांसद श्री राजू बिस्ता जी ने आपको बता दिया विस्तार से, और मैंने अपना इंटरेक्शन में भी बता दिया कि सिक्किम सरकार की तरफ से तो बहुत आगे से ही काम हो रहा है, लेकिन हम लोग ज्वाइंटली नहीं किया था, तो अब हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।